नमः संस्कृताय दोस्तों, YouTube चैनल से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला के वर्ण विचार में स्वर एवं व्यंजन का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोगों का चौथा भाग है दोस्तों, जिसमें हम लोग व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये सब आज इस वीडियो में बताएंगे। पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों। आइए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। तो ये है दोस्तों व्यंजन। व्यंजन 33 प्रकार का होता है। व्यंजन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 33 प्रकार का होता है। कौन कौन सा व्यंजन सॉरी दोस्तों, 33 प्रकार का नहीं, 33 वर्ण होता है। व्यंजन में 33 वर्ण होते हैं और व्यंजन 3 प्रकार का होता है। माहेश्वर सूत्र में 3 प्रकार का बताया गया है और वैसे दोस्तों 4 प्रकार का होता है। माहेश्वर सूत्र में कौन कौन? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और मिश्रित। तथा वैसे में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तथा मिश्रित या संयुक्त व्यंजन भी बताए गए हैं। माहेश्वर सूत्र में 3 ही बताए गए हैं और वैसे 4 बताए गए हैं। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, फिर भी आइए देख लेते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्गीय व्यंजन, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। और इसे इसका दूसरा नाम उदित भी है, जो इसका लघु नाम है। तो इसको कु, चू, टू, तू, पू से भी प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, जिसमें क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये का दयो मावसाना स्पर्शा से क से लेके म तक के वर्ण आते हैं दोस्तों। ये वर्गीय व्यंजन है। जो इसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ जो हलंत के साथ है, ये अर्ध व्यंजन है दोस्तों। इसे अर्धमात्रिक व्यंजन कहते हैं और ये शुद्ध व्यंजन है। जब इसमें स्वर का समाहित होगा, स्वर का मेल होगा, तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। अभी ये अर्ध व्यंजन है, अर्धमात्रिक व्यंजन है। और अंतस्थ यण, अंतस्थ यण, यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन में य, व, र, ल आता है दोस्तों। वैसे वर्णमाला में जो है य, र, ल, व है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन और माहेश्वर सूत्र के अनुसार य, व, र, ल है। इसे यणो अंतस्था कहते हैं। यणो अंतस्था कहते हैं, यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अंतस्थ व्यंजन है, इसीलिए यणो अंतस्था कहते हैं। जैसे कादयो मावसाना स्पर्शा, वैसे यणो अंतस्था, यानी स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक के और जो है, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ आता है। य, व, र, ल, यणो अंतस्था, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? यणो अंतस्था। तीसरा है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। क्या है ऊष्म व्यंजन? जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसमें स, श, स, ह बोलने से ही पता चलता है दोस्तों कि कौन किससे बोला जा रहा है। श, श, स, ह, श, श, स, ह, यानी सल ऊष्मणा। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया? सल ऊष्मणा है, सल ऊष्मणा है, यानी श, श, स, ह। ये दोस्तों इसका नाम दोस्तों तालव्य स है और ये मूर्धन्य स के नाम से जानते हैं। और ये सफेरा वाला स जो है दंत स के नाम से जानते हैं। और ये विसर्ग ह, इसे विसर्ग से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये वर्णमाला में इसे ह कहते हैं दोस्तों। ये चारों वर्ण जो है सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ में भी 4 वर्ण हैं, य, व, र, ल, और इसमें भी 4 वर्ण हैं, श, ह। और संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, इसमें 3 वर्ण हैं। क प्लस स प्लस अ के योग से बना है छ, त प्लस र प्लस अ के योग से बना है त्र, ज प्लस ञ प्लस अ के योग से बना है ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन 3 है। उसमें व्यंजन 4 हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं दोस्तों। और स्पर्श व्यंजन 25 माने गए हैं, जो पहले बता चुके हैं। और ये 4 व्यंजन, ये 4 वर्ण हैं और ये 3 वर्ण हैं। जो संयुक्त व्यंजन 3 वर्ण है, उसमें 4 है और अंतस्थ भी 4 है।
आइए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। यणो अंतस्था, यणो अंतस्था या यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला व्यंजन है। जो य व र है, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे हमारा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और मिश्रित या संयुक्त था, उसी तरह इसे भी स्वर के अंतर्गत माने जाते हैं। पर ये क्या है? अर्धस्वर है। हलंत होने के कारण अर्धस्वर भी कहा जाता है। वैसे तो ये व्यंजन में परिणित होता है, व्यंजन में गिनाया जाता है, लेकिन ये है अर्धस्वर भी इसे कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? सल, ऊष्मण। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला यह स, श, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं दोस्तों। ये फिर से बता देते हैं दोस्तों। ये तालव्य है। ये क्या है दोस्तों? तालव्य स है। और ये दंत, ये मूर्धन, सॉरी दोस्तों, मूर्धन स है और ये दंत स है और ये ह है। ये 4 वर्ण है जो ऊष्म कहे जाते हैं। मिश्रित या संयुक्त दोस्तों ऊपर बता चुके हैं। जो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, जो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे ये देखिए दो वर्णों के मेल से बना है दोस्तों। क और स, क और स में अ का योग है दोस्तों, तो छ बना है। त प्लस र में अ का योग है, त्र बना है। ज प्लस य में अ का योग है, इसलिए बना है। दूसरे प्रकार से भी बनता है दोस्तों। कैसे? क प्लस स में ये हलंत नहीं है, तो इसीलिए इसमें असमाहित है, तो छ बन गया है। त प्लस र में हलंत नहीं है, यहाँ हलंत है दोस्तों, यहाँ हलंत नहीं है, तो ये इसी में मिला हुआ है, तो त्र बना है। ज प्लस य, यहाँ ज में हलंत है दोस्तों, यहाँ नहीं है, तो ये अ जो है इसी य में समाहित है, तो ज्ञ बना है। और क्या है दोस्तों? अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण भी है। वर्ण मातृका वर्णमाला में पढ़े हुए, कह रहे हैं दोस्तों, वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त, वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं जो हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और मिश्रित व्यंजन। उसके अतिरिक्त ये 4 वर्ण और भी हैं जिन्हें अनुस्वार, विसर्ग, जिहा मूली, उपध्मानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये 4 कौन कौन से हैं? पहला अनुस्वार है, दूसरा विसर्ग है, तीसरा जिहामूली है और चौथा क्या है? उपध्मानी है। वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। जो वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में नहीं पढ़े गए हैं, इसी के कारण इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या है दोस्तों? इसको देखेंगे। और ये अनुस्वार, विसर्ग और जिहामूली, उपध्मानी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी तो ये अनुस्वार और विसर्ग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। 2 के बारे में जानते हैं दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है? अयोगवाह दोस्तों अनुस्वार, विसर्ग, जिहामूली तथा उपध्मानी है। वर्णमाला में ये नहीं पढ़े जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार तथा विसर्ग क्या है दोस्तों? अंग अह इत्यचः परा अनुस्वार विसर्गौ। अंग अह इत्यचः यानी ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत अच प्रत्याहार के बाद ही जो वर्ण आते हैं उसी के बाद ये आते हैं दोस्तों। क्या? अंग अह। जैसे दोस्तों हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो जो है वैसे वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र में तो नहीं गिनाया गया है दोस्तों, इसीलिए तो इसे अयोगवाह में गिनाया गया है। नहीं तो वैसे वर्णमाला में जो है आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह के बाद जो क्या होता है? अंग अह जो है यही क्या है? हमारा अनुस्वार और विसर्ग है। क्या दोस्तों? आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। इसी के बाद क्या आता है? ये अंग अह आता है। तो अंग अह अयोग अनुस्वार और विसर्ग के रूप में बताया गया है, इसीलिए इसे माहेश्वर सूत्र में नहीं बताया गया है। अंग और अह ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। जैसे है बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद अकार, यानी ये जो म है रामम, श्यामम, क में
ककार है और म में रामम में मकार है, श्यामम में भी मकार है। तो मकार के बाद जो अ है दोस्तों, ये क में जो अ मिला हुआ है और म में जो अ मिला हुआ है और श्याम में जो म है उसमें अ मिला हुआ है। तो इसके बाद जो आकार के ऊपर जो बिंदु है, ये जो बिंदु है दोस्तों, ये बिंदु है म के ऊपर, यानी म में अ है तो इसी को आकार के ऊपर जो बिंदु है, म में अ है तो इसके ऊपर जो बिंदु है, क में अ है तो इसके ऊपर जो बिंदु है उसका नाम क्या है? अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका अनुस्वारस्य क्या है दोस्तों? नासिका अनुस्वारस्य। ये क्या है? हमारा विसर्ग है। इसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो ये अनुस्वार है क्या कौन दोस्तों? ये जो क के ऊपर बिंदी है, म के ऊपर जो बिंदी है और यहाँ श्याम में म के ऊपर जो बिंदी है, इसी को क्या कहते हैं? हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग क्या है दोस्तों? रामः, श्यामः, ग्रामः आदि में मकार के बाद आकार, मकारोत्तर आकार के बाद जो दो बिंदु है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे रामः, म है ते मकारोत्तर हो गया, इसके बाद अ है, म में जो अ है, म में असमाहित है ना दोस्तों, इसको तोड़ोगे तो र प्लस बड़ा आ प्लस म और म में हलंत अ प्लस अ आएगा। तो यही जो अ आएगा तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वही आकार हो जाएगा। तो मकार के बाद जो आकार है उसके बाद जो बिंदु लगा है, ये दो बिंदु लगे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे रामः, इसे ह से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, रामः, श्यामः, ग्रामः। इस बिंदु को हम ह वर्ण से प्रदर्शित करते हैं। ह वर्ण से नहीं, ह बोलते हैं दोस्तों, बोल के प्रदर्शित करते हैं। श्यामः, तो ये क्या है हमारा? ये विसर्ग कहलाता है दोस्तों। और ये बिंदु जो है अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग का उच्चारण कंठ है दोस्तों। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, अकूह विसर्जनीय नाम। इसमें अ वर्ण है दोस्तों, क वर्ग है दोस्तों, ह वर्ण भी है और विसर्ग वर्ण भी है, यानी विसर्ग भी है, ये बिंदु भी है। तभी तो इसे ह से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन लोगों का, इन सब का उच्चारण स्थान एक है। ह का भी उच्चारण स्थान कंठ है दोस्तों, अ का भी है कंठ दोस्तों और विसर्ग का भी कंठ है। अ का भी है, क वर्ग का भी है, कु का अर्थ क वर्ग होता है, क वर्ग का भी है और विसर्ग का भी है। तो इसीलिए रामः, श्यामः, ग्रामः में इस विसर्ग को ह से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान एक ही है। ह का भी यही है और विसर्ग का भी यही है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है। धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और जिहामूली जो है और उपधमानी जो है और अन्य वर्ण जो है दोस्तों कैसे बने हैं, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण दोस्तों हम लोग छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अच्छे से समझ में आए। जो नहीं समझ में आता दोस्तों उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ताकि हम अपने इस अध्ययन में सुधार कर सकें और आप लोगों को आसानी से बता सकें दोस्तों। और जो भी सुझाव देना होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, लाइक भी करिए। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और है कि जो आप लोग हिंदी में भी पढ़ना चाह रहे हो तो उसे भी बताइएगा दोस्तों। हम हिंदी में भी इसको पढ़ाने के बाद हिंदी वर्णमाला हिंदी में भी आप लोगों को बताएंगे।